चलो आ जाओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला कौन सा हमारा मीसोस्फेयर है। अगला क्या है, मीसोस्फेयर जो बीच में लोकेटेड है। ठीक है, अब इसकी हाइट लगभग 50 से लेकर के 80 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो तापमान में अचानक से डाउन, फिर से देखो डाउन आता है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में guys, कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। सूर्य भी क्या है एक, सन इज ए स्टार, लेकिन सर तो नहीं ब्लिंक करता। कभी देखा सन को ब्लिंक करते हुए? हाँ, हाँ प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। यानी कि आपने अभी सबसे पहले आपने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, फिर आपने स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, फिर अब आप मीसोस्फेयर पढ़ रहे हो। इसमें टेम्परेचर डाउन था, इसमें टेम्परेचर अप है, इसमें टेम्परेचर वापस से क्या है। तो ये जो आप यहां से देख रहे हो स्टार्स की तरफ, तो ये जो लाइट है ये अलग अलग टेम्परेचर के कारण से इसका जो है ना वो ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण एक्चुअली होता है। रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे देखो, तापमान में अचानक से कमी आ जाती है, टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है इसमें। ठीक है, जो न्यूनतम तापमान होता है। अगला नेक्स्ट हमारे पास क्या, आइनोस्फेयर है। इसके ऊपर नेक्स्ट जितने भी उल्का पिंड वगैरह होता है ना वो इसमें नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बर्न हो जाते हैं। अगला हमारे पास आइनोस्फेयर, और इसको मैंने कहा ना इसको थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि अभी जब PYQ करेंगे तो इनके कुछ कुछ नाम चेंज भी मिलेंगे शायद। ठीक है, अगला देखो आप लोग, तो आइनोस्फेयर जो होता है हमारा, ये 80 से लेकर कितने किलोमीटर तक है, 640 किलोमीटर है। और इस आइनोस्फेयर में ना इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। ये जो हमारा पहला ट्रोपोस्फेयर है, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरा मीसोस्फेयर है, चौथा आइनोस्फेयर है। इसमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। कैसे चार्ज पार्टिकल, जैसा आपने कंघी को रगड़ा, या बचपन में वो स्केल लिया स्कूल का आपने रगड़ा, फिर आपने वो कागज के टुकड़े उठाना चालू कर दिए। ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। या आप कुर्सी पे बैठे हो, पीछे वो जो गीले तौलिए से मारते थे, है ना, फिर टेस्टर लगाते थे तो करंट आता था। डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं वैसे हम, प्लास्टिक पे बैठे हो आप लोग, लेकिन इसके लिए आप पहले प्लास्टिक पे बैठो, और फिर आपको मैं गीले तौलिए से क्या करूं, कुर्सी पे हल्का हल्का मारूं, और जब मैं आपकी बॉडी में टेस्टर चेक करूंगा तो वो टेस्टर जलेगा। ठीक है, जलता ही था, पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया, मैंने तो किया ये। ठीक है, अच्छा आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल हम खुद ही कर लेते थे, जैसे संतरे का छिलका लेते थे और उसको दूसरे की आंख में मार देते थे, है ना। नेक्स्ट की बात, एक बार ऐसे ही मैंने बचपन में एक को बोल दिया था, एक बार मैंने ऐसे ही बचपन में एक को बोल दिया था, चलो जो बातें नहीं करो प्लीज। हाँ मैं ये कह रहा था, टेम्परेचर के बारे में बता रहा था। 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा ना गाइस, यहाँ पे ना
देखो 100 डिग्री सेल्सियस इसको लेकर के ना आपके मन में हो सकता है डाउट होगा, बट इसके लेयर्स के बीच में ना अलग अलग टेम्परेचर्स पाए जाते हैं, और ओवरऑल जो हम बात करते हैं ना डाउन रहता है, ये इसकी बात करते हैं, मिड वाले की बात करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि इसमें जो ये जो हमारा मीसोस्फीयर है, इसकी सीमा पे, सीमा मतलब क्या हो गया, इसकी बाउंड्री पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये आप कह रहे हो सर ये डाउन कैसे, ये कंपैरेटिवली डाउन है, इनके टेम्परेचर नॉर्मल हमारे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर से ज्यादा ही है। जैसे हमने कहा कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डाउन होता है, फिर इसमें अप होता है, फिर इसमें डाउन होता है, वो हमारे हिसाब से नहीं है, वो उनके लेयर्स के हिसाब से। बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, पानी इस पे उबलता है, ठीक है। इसकी चर्चा कर लेंगे एक बार, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो आप लोग, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आयनोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। आयनोस्फीयर में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कितने से कितने किलोमीटर तक, लगभग ये 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और गाइज ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इसमें गाइज बहुत सारी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है ये, जैसे एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, या इंफ्रारेड हो गया। इनका लेयर भी होता है गाइज, और लेयर भी ध्यान रखना, मैंने कहा ना आपके सामने अगर इमेज दिख रही है तो अच्छे से देख लो, ये डी लेयर है, फिर ई लेयर है, फिर एफ लेयर, और फिर तो शुरुआत किससे हो रही है, डी से, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में डी ई एफ जी, ना कि ऊपर से नीचे हो रही है शुरुआत, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। इससे ज्यादा इसको डीप डाउन जाने की जरूरत है, अभी देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट की देखो, अगला क्या हमारा, अगला नेक्स्ट हमारा गाइस एक्सोस्फीयर। क्या है एक्सोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल। इसमें भी वैसे तो इसमें भी होता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं है। जितने भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं गाइस वो इसमें लोकेटेड होते हैं। सैटेलाइट समझते हो ना आप लोग, सैटेलाइट वो होते हैं जो किसके चक्कर लगाते हैं, किसके, प्लैनेट्स के, किससे चक्कर लगाते हैं। और अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, 8 है, प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। क्या मरकरी, कितने प्लैनेट्स हमारे पास, 8 हैं। और मैंने आपको कई बार ये शायद क्लास में वैसे भी बोला होगा, है ना, मैंने आपको बताया था कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स। तो ये जो हमारे देखो, मरकरी के पास कोई प्लैनेट, कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट के चक्कर लगाए। प्लैनेट कौन है, जो सन के चक्कर लगाए। सन कौन है, जो हमारे सोलर सिस्टम में चक्कर लगाए। सोलर सिस्टम कह रहा है, ये गैलेक्सी के चक्कर लगाए। समझ पा रहे हो आप लोग, ये है गैलेक्सी। ये क्या है, इस गैलेक्सी में कहीं सन कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है, और सन के चारों ओर जो है 9 ग्रह हैं, 9, उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी, अर्थ भी है जिसमें लाइफ है। और इस अर्थ का अपना खुद का भी सैटेलाइट है, दैट इज चांद, यानी ये चंद्रमा है, मून कह सकते हैं ना, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना, ये सारे के सारे सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ जो है चक्कर लगा रहा है वो किसके लगा रहा है, सन के। और ये सन खुद इस गैलेक्सी मिल्की वे के चक्कर लगा रहा है, जिसमें आधा डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, आधा रह गया है, यानी सन की लाइफ ऑलमोस्ट आधी खत्म है, आधी बची हुई है, ठीक है। आगे की बात करें, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला बस इतना ही है इसमें। अब इसके देख लो आप लोग पीवाईक्यू क्या क्या कहता है। देखते हैं, इसमें ना लैंग्वेज का इशू में भी आ सकता है, बाकी देखते हैं अभी। हाँ जी, कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर, देखो इसका हिंदी अनुवाद देखो हुआ ना, ये गड़बड़ हुआ एक्चुअली, क्षोभ मंडल होगा ये। कह रहा है ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश वाले से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, तो मैंने कहा ना 8 से 18 है। अब बच्चों ने कहा सर आपने तो 13 भी बताया था, आपने 15 बताया था। अब कहीं ऑप्शन ऐसा हुआ तो 13, 15, 18 ऐसा नहीं होगा, आप खुद देख लो, आपके सामने है। ये रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने इसमें रेफरेंस एग्जाम नहीं डाला हुआ है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज 13 किलोमीटर, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीजेस व्हेन द हाइट इंक्रीजेस, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमने कितने लेयर पढ़े थे, हमने सबसे नीचे पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर, फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमने पढ़ा मीसोस्फेयर, फिर हमने पढ़ा आयनोस्फेयर, फिर ये इसको थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, फिर हमने पढ़ा एक्सोस्फेयर। तुमने मीसोस्फेयर में आई थिंक पढ़ा था शायद,
ठीक है, किसमें पढ़ा था हमने, जितने भी उल्का पिंड वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं इसमें, इसमें टेम्परेचर डाउन रहता है गाइस। लेकिन इसके लेयर्स में, किसके लेयर्स में, मतलब मीसोस्फीयर जहां पे स्ट्रेटोस्फीयर से जुड़ रहा होगा और मीसोस्फीयर जहां पे आयनोस्फीयर से जुड़ रहा होगा, वहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, तो जितने भी उल्का पिंड वगैरह आते हैं, मैंने आपको प्लैनेट्स बताया, कितने प्लैनेट्स बताया मैंने आपको अभी, 8 प्लैनेट्स बताया ना। तो 8 प्लैनेट जो मैंने आपको बताया ना, ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो 8 प्लैनेट मैं आपको बताया, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स। इसमें गाइस ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट है ना, और ये जो बाद के 4, ये बेचारे फंस गए हैं। कहां फंस गए हैं, ये फंस गए हैं ग्रेविटी के चक्कर में। किसकी ग्रेविटी से, सन की। सन बेचारा फंस गया है किसकी ग्रेविटी में, गैलेक्सी के। और सब ये ऐसे, अच्छा ये जितने सैटेलाइट है वो फंस गए प्लेनेट की ग्रेविटी में, और वो उस जगह पे आगे फंस गए हैं कि वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, टूट नहीं पा रहे, और चक्कर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। जैसे आप हर छोटी चीज बड़ी चीज के चक्कर लगाती है, आप यहाँ के चक्कर लगा रहे हो, आपको कुछ बेनिफिट है, कोई भाई होगा हमारा किसी गली मोहल्ले के चक्कर लगा रहा होगा, उसका अपना व्यक्तिगत उसमें लाभ होगा उसका, ठीक है ना। और इवन मैंने कहा ना, आपके और मेरे बीच में बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम्स के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और जो उसके न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है ना। और न्यूटन का एक रूल है कि कोई पदार्थ उसी अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये टेबल पड़ा हुआ ऐसे पड़ा रहेगा, हम देते नहीं थे 7th क्लास की बुक उठाओगे, सब लिखा हुआ उसमें कि टेबल को आपने धक्का दिया, इस तरह के प्रैक्टिकल। तो सब उसको उस एग्जाम्पल को लाइटली लिया कि ये क्या बात हो, टेबल को धक्का देंगे तो चलेगा ही, मतलब आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, तो न्यूटन का नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज उसी अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो मेरे और आपके बीच में जो पार्टिकल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और वो घूम रहा है, तो उसको एनर्जी तो मिल रही होगी। अब कौन देना है, कौन दे रहा है एनर्जी, ठीक है ना, आप तो नहीं दे रहे ना, हम दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। आगे की बात करें गाइस, मैं ये कह रहा था, ये जो प्लैनेट्स है ना, इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं, इनको आउटर प्लैनेट कहते हैं। इनके पीछे बहुत सारे एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड्स हैं, वो भी बेचारे फंस गए, वो भी चक्कर लगा रहे हैं किसके, सन के। लेकिन कभी कभी उनमें से कोई रास्ता भटक जाता है तो वो पृथ्वी पर आने की हिमाकत करता है, तो वो मीसोस्फीयर उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का परसेंट क्या 78 है क्या, नहीं 29 है क्या, ऐसा ऑप्शन दिया। ये मैंने कहा ना रेफरेंस एग्जाम अगली बार मैं लिखूंगा यहाँ पे, फिलहाल क्या आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो CO2 का परसेंटेज मैंने बताया था 0. एक्चुअली तो हमने पढ़ा 0.036, बट कोई बात नहीं, 4 भी चलेगा, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। आपको पता है कि इससे भी तगड़ा क्वेश्चन सवाल ये आया एग्जाम में, किसने चलाया क्या पंखा, अपने आप चल गया, चलाया चल गया अपने आप, चला, ठीक है। सुनो मेरी बात, मैंने ये कहा, अरे यहाँ देखो, हाँ वीडियो पॉज होगी, हाँ चल रही है, चलो सुनो मेरी, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि हमारे इन्वायरमेंट में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हम सांस छोड़ते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला क्या कह रहा है, किन दो गैसेस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू गैसेस आर द मेन पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, किन दो गैसेस का ज्यादा योगदान है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ये क्वेश्चन मैंने डाले तुम लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ज्यादा। अगला बताओ नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है आपका, द डैश लाइन लाइज अबव मेसोपॉज एंड इट इज अ रीजन बिटवीन विच टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाई विद हाइट, ठीक है ना। मतलब मेसोपॉज के ऊपर कौन सी परत है जहां ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोपॉज। गाइस ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले आपने पढ़ा क्या, फिर आपने पढ़ा और मैंने कहा उसके ऊपर क्या है, थर्मोस्फेयर। तो ये कह रहा है कि थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोपॉज, मेसोपॉज के जस्ट ऊपर जो है क्या है, जिसमें हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर, इसमें हाइट बढ़ेगा, फर्स्ट वाले में प्लीज बातें नहीं करो, इसमें हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर, फिर इसमें हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर 20 किलोमीटर के बाद ये चेंज होता है, फिर इसमें हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर, फिर इसमें हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर, ठीक है ना, अलग अलग हिसाब है।
नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो सेम ही है क्या? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है, बट शायद आई थिंक आंसर वही है। क्वेश्चन वही, मेसोपोज के ऊपर कौन सा परत है जिसमें वही थर्मोस्फेयर हो जाएगा, इसका भी सेम ही चीज है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है ना। मैंने हिंदी में गलती से ऑप्शन नहीं लिख पाया मैं, ठीक है, इसका क्षोभ मंडल लिख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका? जलवायु संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो होती हैं, वो किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ओ सॉरी, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, याद कर लो सही से। मैंने ये बताया गया इसकी इन्वायरमेंट की कितनी लेयर होती है? टोटल 5। पहली कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होता है। क्या इसमें कैसी एक्टिविटीज होती हैं? वेदर रिलेटेड। कैसी एक्टिविटीज होती है इसमें? वेदर, मौसम संबंधित घटनाएं इसमें होती हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर, है ना। और इसकी हाइट अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। पोल्स पे होती है अलग और इक्वेटर पे होती है अलग, ठीक है। एवरेज मैंने कहा कहीं पे 15 है, कहीं 18 है। अब आप हिमालय पे खड़े हो जाओगे तो वहां से तो 5 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि हिमालय खुद 8800 मीटर का है, यानी 9 किलोमीटर का है। तो 4 किलोमीटर बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, तो आपको ब्रीदिंग इश्यू चालू हो जाएंगे, सांस लेने की दिक्कतें हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या था हमारा? ठीक है, ये लगभग 18 से लेकर 50 किलोमीटर है, और इसी में गाइस लेयर कौन सी होती है? एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका स्ट्रेटोस्फेयर हो जाए। अगला, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। कर द एटमोस्फेयर ओनली कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन। ठीक है, देखो अभी कार्बन, सिर्फ कार्बन बोला है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं बोला कुछ, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? 1% का। ये ध्यान रखना, आपको कार्बन की बात कर रहा है, ठीक है ना। टोटल हमारा जो एटमॉस्फेयर है गाइस, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। वो तो हमारा कितना था, है ना, वो अलग चीज था, ये अलग है, ठीक है। ये बहुत कम है इससे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1%। हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल कार्बन का 1% पार्ट है। अगला नेक्स्ट, परसेंटेज वाइज गाइस कौन सा गैस जो है सबसे सबसे लोवेस्ट है? अब बताओ, नीचे वाले तो आप लोगों ने इग्नोर कर दिए थे। सारा फोकस आप लोगों का नाइट्रोजन पे था, ऑक्सीजन पे था, और एक मैंने CO2 बोला था उस पे, ठीक है ना। नाइट्रोजन में कितना था आपका, है ना, मैं पूछूंगा ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गन का दिखाऊं क्या? ऑर्गन गैस का दिखाऊं? भरोसा नहीं है, चलो मैं दिखाता हूं आपको। ऑर्गन का देख लो, मैंने कहा ना आपके सामने जब इमेज आती है गाइज, कहाँ है? 0.93, और ये कितना है? 0.04। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.0। कौन सा छोटा है इन दोनों में से? ये 90 के आसपास है, लगभग 1% के आसपास हो गए तो। और ये आपको पता है, ये तो इसके इक्वल भी नहीं है, हमने मैथ्स में पढ़ा था ना। ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये 4 पैसे और वो 40 पैसे हैं, तो ये 0.4 पैसे की इक्वल है ऑलमोस्ट। हमारे इन्वायरमेंट में बस 4 पैसे की वैल्यू है, इसकी 0.93 पैसे की वैल्यू है, इसकी 78 रुपए की वैल्यू है ना। तो मैंने कहा ना आपके सामने लिख दिया गया है, आपने देख लिया है, लेकिन इसको सेट करना जरूरी है, ठीक है ना। दिख रहा है ना कितना कितना दिख रहा है? देखते जाना, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो अब इसका हमने कितना पढ़ा, ऑर्गन का कितना पढ़ा हमने?
93%, और इसका हमने पढ़ा 0.04%, 04। ठीक है, तो अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल के कौन सा गैस सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है, लगभग 78% के आसपास। ठीक है ना, अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा पृथ्वी से प्रसारित रेडियो वेव्स, गाइस रेडियो वेव्स याद है ना? देखो हम सबसे पहले इसके ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में एक मीसोस्फेयर, उसके बाद क्या था हमारा आयनोस्फेयर में क्या था हमारा चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जो उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कितने लेयर्स है इसमें, डी ई एफ। अगली क्लास में पक्का भूल जाना, भूल के आना पड़ेगा, देखो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है ना, जैसे आप मिट्टी के लेयर को भूल गए वैसे इसको भूल जाना। ठीक है, डी ई एफ जी की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। बट अगर ऐसा है तो फिर हम आयनोस्फेयर को वैल्यू देंगे, थर्मोस्फेयर अगर हीट की बात होगी तो थर्मोस्फेयर को वैल्यू देंगे। ठीक है, एक्चुअली पता है देखा जाए तो वैसे तो थर्मोस्फेयर ही है, उसके अंदर आयनोस्फेयर एक लेयर है बस। जैसे ठीक है, बट इन्होंने नहीं, सैटेलाइट ठीक है बट रेडियो वेव्स अलग है। जैसे हम आपने रेडियो ऑन किया, फ्रीक्वेंसी आने लग जाती है ना, या वो जो पुलिस वाले एक ही फ्रीक्वेंसी पे जो बात करते रहते हैं, वो भी सैटेलाइट्स, रेडियो सैटेलाइट फोन जिसको कहते हैं, वायरलेस जो होता है, ठीक है ना, वॉकी टॉकी टाइप का। ठीक है, तो वो उस पे आता है। देख लो इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या इसका आंसर है, दिया ही नहीं है इसका आंसर, वैसे आयनोस्फेयर होगा। ठीक है, मैं कंफर्म कर देता हूँ। नेक्स्ट बताओ अगला क्या है। कह रहा है कि ओजोन लेयर में कौन सी गैस है जो इसको डिप्लीट करती है, मोस्ट हार्मफुल है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला। हमने ये पढ़ा था गाइस, ट्रोपोस्फेयर में जलवाष्प होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और वो जलवाष्प होता है, जलवा वाटर वेपर होता है। हमने पढ़ा था ये 2 to 4% होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि ये घटता बढ़ता रहता है, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं इसमें। ठीक है, एक बार देख लो इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका। सबसे निचली परत क्या है, ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। तीसरे पे क्या है आपका, मीसोस्फेयर है। चौथे पे आपका थर्मोस्फेयर कह सकते हो आप लोग, या आयनोस्फेयर। और पांचवे पे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वह परत जहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान में पूरी तरह से, वह परत जहां ऊंचाई, ये कह रहा है इसकी हाइट बढ़ने पर ताप ये समझ क्या ना क्या चाह रहा, पहले ये बताओ। कह रहा द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज टोटली एब्सेंट। मतलब वो लेयर बताओ जहाँ पे हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ लो नहीं हो जाता है, स्टेबल रहता है सगला। स्टेबल की बात नहीं है, एक्चुअली हाइट बढ़ रही है बट जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज नहीं हो रहा। कह रहा हाइट बढ़ रही है बट टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है, स्टेबल रहता है। इसका देख लो आंसर क्या है इसका, स्ट्रेटोस्फेयर है। एक्चुअली हमने पढ़ा था ना 20 किलोमीटर के बाद चेंज आता है उसमें, स्टार्टिंग में वो स्टेबल ही रहता है, बाद में चेंजेस आते हैं। ठीक है, गाइस वो लेयर जिसमें क्या है, पार्टिकली चार्ज है ना, पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अगला देखो।
वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? क्या हो जाएगा इसका? इसमें आयनोस्फीयर क्या है नहीं? मैंने कहा ना थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर एक ही है। मैं हिंदी मीडियम का हूं ना, ठीक है। थर्मोस्फीयर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट की बात करते हैं। आयन मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आयनोस्फीयर के बारे में क्या सही नहीं है? पहला, इट इज लोकेटेड इमीडिएटली अबव स्ट्रेटोस्फीयर। ये ना समताप मंडल के ठीक ऊपर है, समताप मंडल के जस्ट ऊपर है, ऐसे लिख देता हूं, जस्ट ऊपर है। दूसरा कह रहा है इट इज आयनाइज्ड बाय द सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन, या सूर्य और कॉस्मिक कह लो आप लोग, अंतरिक्ष रेडिएशन से भरा हुआ है। ठीक है, रेडिएशन मतलब कि इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल है इसमें। तीसरा क्या है? चार्ज पार्टिकल है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू, क्या बताना है सही गलत? तो गलत क्या होगा इसका? ए हो जाएगा, क्योंकि गलत है, बाकी सब तो सही है। सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन तो है ही है, तभी उसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। और इसमें रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, और अर्थ के लेयर पे आती हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्या पढ़ा था हमने? दुखी कर दिया। यूवी रेडिएशन हो जाएगा। कह रहा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत में ओजोन ऑक्सीजन अणुओं के प्रभाव से बचाती है। ठीक है, किसके? ओजोन की जब भी बात होगी तो किसकी बात होगी? हमेशा अल्ट्रावायलेट रेज की बात हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है? सबसे ऊपरी परत कौन सी है? एक्सोस्फीयर, यानी कि उसको बाह्य मंडल या बाह्य मंडल कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला। लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके ओके ओके, कह रहा है कि हेट्रोस्फेयर के बारे में नहीं बताया ना शायद। हाइड्रोजन, द अपर हेट्रोस्फेयर इज, ओके ओके, चलो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। वो आप लोग हो गया हेट्रोस्फेयर क्या है? सुनो सुनो, प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग। आपने पढ़ा एनवायरनमेंट के लेयर पढ़े ना? सबसे पहले आपने पढ़ा किसके बारे में? ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा, फिर आपने पढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपने पढ़ा थर्मोयाइनोस्फीयर, फिर आपने पढ़ा, मेरी बात ध्यान से लगे, स्टार्टिंग के जो ये 2-3 दिख रहे हैं ना आपको, स्टार्टिंग के जो 2-3 दिख रहे हैं आपको, मीसोस्फीयर तक है। कहां तक? मीसोस्फीयर तक। इस वाले पार्ट को गाइस हम लोग कहते हैं होमोस्फीयर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? होमोस्फीयर कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है गाइस, इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोस्फीयर कहते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस, एक जैसे, या हम होमोसेपियंस। तो होमो का मतलब होता है एक जैसा, तो इनका नेचर एक जैसा है, उनका नेचर अलग अलग है। तो होमो मतलब एक जैसा और हेट्रो मतलब अलग अलग। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारा हेट्रोजीनियस है उसमें मैक्सिमम कौन सी गैस पाई जाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोजन होगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये शायद नया हो जाएगा क्वेश्चन, ये हमने नहीं ऐड किया उसमें, ये भी चीज ऐड कर लेना। हाइड्रोस्फीयर नहीं, हेट्रोस्फीयर है। मतलब स्टार्टिंग के जो ऊपर वाले दो है ना, उसमें ज्यादातर, ओनली नहीं, ओनली कुछ भी नहीं है, हाँ उसमें भी एक्सोस्फीयर की एक लिमिट होती है 1000 किलोमीटर तक, उसके बाद कोई एयर नहीं है, अंतरिक्ष में वायु नहीं है। होता तो फिर तो प्रॉब्लम ही क्या थी? वैक्यूम है पूरा। वैक्यूम ऐसी अवस्था जहाँ पे हवा नहीं होती है। वैक्यूम जहाँ पे क्रिएट होता है ना, कि उस जगह को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आपस में टकरा जाती हैं, और वो जो टकराती है उससे साइक्लोन बनता है। क्या बनता है उससे? साइक्लोन भी दो तरह के होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और
क्लॉकवाइज, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो जैसे आप कभी पार्क में गर्मियों में आप खेलने गए पार्क में, और आपने देखा अचानक से ना पन्नी ऐसे गोल गोल घूमने लगती है टॉर्नेडो जैसे, कारण क्या है, वो जगह जो है वो गर्म हो गई है सूर्य के प्रकाश के कारण से, सनलाइट की वजह से, और जो हवा गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है। तो एडजस्ट फैन को ऊपर क्यों लगा रखा है, क्योंकि इस कमरे में जितना भी गर्म एयर है वो सारा सारा ऊपर वाले सरफेस के पास है, यानी यहाँ का टेम्परेचर और वहां के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। समझ रहे हो क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, उस एडजस्टमेंट को यहाँ लगा लेते हैं, है ना। लेकिन मैंने कहा ना, इस कमरे का जितने भी गर्म हवा जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी है, जितने भी गर्म हवा है वो सारी सारी उस सरफेस से चिपक रही है, कि गर्म हवा कैसी होती है, तो जब पार्क में सनलाइट आया और एक जगह पे हवा गर्म हो गई तो वो हल्की हो गई, हल्की होने से वो उस जगह को खाली कर दिया, उसने वैकेंट कर दिया, फिर उस जगह को फिल करने के लिए चारों तरफ से हवाएं आई जो आपस में टकरा गई, और टकराने से क्या किया उन्होंने, एक साइक्लोन का फॉर्मेशन किया। अब ये साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है ये अलग अलग इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है। इनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, टॉर्नेडो या बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो जो पेप्सी का ढक्कन है था, कांच की बोतल वाला, कांच की बोतल आती थी ना पहले पेप्सी की, वो खुल जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा, इतना प्रेशर होता है। लेकिन कहीं उसके खोलने के चक्कर में आप भी अपने आप को हवा में पाओगे, मतलब खुल तो जाएगा लेकिन आप कहीं आसमान में होगे, क्योंकि 320। आप कभी देखो, हम लोग बहुत ही लकी हैं इस मामले में, क्लाइमेट के मामले में बहुत लकी हैं, ठंड भी फील हो रही है, बारिश भी फील हो रही है, बताया था मैंने आपको। अब आप जाओगे ना कभी, हमें हिमालय ने भी प्रोटेक्ट कर रखा है, अगर हिमालय ना हो तो एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी, समुद्र ना हो तो एक्सट्रीम फिर अलग ही इन्वायरमेंट हो जाएगा। समुद्र के कारण से भी हमने पढ़ा था, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा, वो वेदर को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन अच्छा, हमारे यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं कि साइक्लोन नहीं आते हैं, बंगाल में जाओगे बहुत सारे साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन के नाम जो होते हैं, आपने सुना है साइक्लोन के नाम, रीटा, कटरीना, ये नाम होते हैं इनके। अब वो सर ऐसे नाम क्यों होते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये होती है कि अमेरिका में और इंडिया में भी ऐसे नाम होते हैं, रीटा कटरीना नहीं, अलग अलग। और साइक्लोन के नाम कॉन्टिनेंट वाइज टाइम टू टाइम रखे जाते हैं। इस बार इंडिया वाले रखेंगे, अगली बार थाईलैंड वाले रखेंगे। मैप देखा है ना आप लोगों ने, तो इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब जो जा रहा है, टच हो रहा है आपस में, तो वो टाइम टू टाइम रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे आते हैं साइक्लोन्स। तो इन यूएसए में गाइस, यूएसए में जो नेवी कमांडर्स होते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स उनके वाइफ के नाम पे जनरली रखे थे, जिस विंग को वो संभाल रहे होते हैं। तो आप हंसने वाली कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। तो आप सर्च करोगे कि कटरीना जो है वो, समझ रहे हो ना कौन सी कटरीना की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका में जो तूफान आता उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो वो जो साइक्लोन आता उसका नाम रखा हुआ, उसके हिसाब से आगे की बात करें। उम्र का तगाजा है ना भाई, तुम किसी और कटरीना के बारे में सोच सकते हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी ज्यादा टाइम तो नॉर्मल क्लास वाला ही टाइम हुआ हमारा। तो भूख कैसे लग रही है, इतने बजे तो छुट्टी नॉर्मली होती है। पानी है सर उसमें, चेक कर लो एक बार आप। नहीं है, पानी वैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट करना पड़ेगा। गाइस नेक्स्ट आप लोग हेडिंग क्या लिखोगे, बस देखते जाओ। प्लीज बातें नहीं करो, यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज के बारे में। भाई आप लोग क्या समझते हो नहीं समझते मुझे नहीं पता, बट आज के बाद से जब आप जाना यहाँ से, तो ये ब्रह्मांड कैसे बना इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना। इस क्लास से जाने के बाद अगर आपने किसी आपके पिताजी ने आपसे पूछा ना कि भाई बता एक्सप्लेन कर क्या पढ़ के आया है, और अगर आप एक्सप्लेन करके नहीं पा रहे हो तो आपने खुद के साथ स्कैम कर लिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से जाओ और कोई पूछे कि क्या पढ़ा और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो,
तो इसका मतलब सही से समझ में ही नहीं आया आपको। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में। ये सब पढ़ने से अच्छा है। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान के आपको पता है एक ना ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसको लेकर बहुत सारे अलग अलग हमारे ओपिनियंस है। ओपिनियन फैक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन गाइस बहुत सारे ओपिनियन में से एक ओपिनियन जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, इस ओपिनियन में बहुत सारे साइंटिस्ट एक मत पे होते हैं। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी मतलब क्या है? पहले ऐसे कहते हैं कि कोई एक एटम रहा होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट रहा होगा जिसमें बहुत सारा ब्लास्ट हुआ, बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ, और उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ? यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। और इस बिग बैंग थ्योरी इसी में रिलेटेड है, सिंगुलैरिटी का ही पार्ट है। हम इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि ये ज्यादा ऑथेंटिक लगता है और बहुत सारे लोग इसको मानते भी हैं। अब जब ये बिग बैंग जब हुआ, थ्योरी जब हुई, धमाका हुआ, उसके बाद से सारी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है ना। सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ है, ठीक है ना। ये चीज तो मेन इसी के ऊपर चलता है, हम इसको ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। तो मान के चलो गाइस एक मिनट के लिए कि ये मान लो यूनिवर्स है, इसके ऊपर कोई एक मान के चलो कोई पॉइंट था, उस पॉइंट में धमाका होता और उसके बाद से जितने भी हमारे गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही है? आपस में दूर जा रही हैं और दूर जा रही हैं, समझ पा रहे हो? और ये आज भी ट्रेवल कर रही है और दूर एक दूसरे से चली जा रही है, ठीक है। और गाइस ध्यान रखना आप लोग, गैलेक्सीज जो होती हैं गाइस, उनका शेप कई तरह का होता है। उनका शेप वो स्पाइरल शेप की हो सकती है। किस शेप की हो सकती है? ये रीसेंट की फोटो है हमारे गैलेक्सी की, रीसेंट की, ये 2022 की ना जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खींची हुई फोटो है। ये जितने आपको दिख रहे हैं स्टार्स हैं या तो गैलेक्सीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, मैं ये कह रहा हूं आपको, मैंने कहा जो गाइस गैलेक्सी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? मैंने कहा वो दो तीन तरीके से हो सकता है, या तो वो रेगुलर हो, या तो वो स्पाइरल शेप की हो। किस शेप की हो? या तो वो इलेक्ट्रिकल हो। इलेक्ट्रिकल से होता है ऐसे अंडे शेप का, ओवल, सर्कल नहीं, ओवल टाइप का। और या तो इरेगुलर हो। इरेगुलर मतलब कोई शेप है ही नहीं, आगे पीछे कहीं भी स्टार्स लोकेटेड है, ठीक है। 99% जो गैलेक्सीज है, लगभग ज्यादातर जो है वो इसके ऐसी है। किस शेप की है? हमारी खुद की गैलेक्सी जिसका नाम है क्या? मिल्की वे। वो भी एक बच्चे से पूछा कि कौन सी गैलेक्सी, कह रहा सैमसंग गैलेक्सी। ब्रांडिंग का इतना तगड़ा असर है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला जिसे कहते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमारी गैलेक्सी के जो नियर बाय गैलेक्सी है वो कौन सी है, या हमारा जो नियर बाय स्टार है सन, उसके बाद जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक एक करके पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यही मैं कह रहा था, यहाँ पे देखो ये पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की बात कर रहा था यहाँ पे, कि एक बिंदु था, एक कोई आर्टिकल था, उसमें धमाका हुआ, उसका जितने भी गैलेक्सीज है वो सब एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जा रही है। इसी को पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। और ये लगभग 13.7 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ये जो यूनिवर्स है ना गाइस, ये मटेरियल से बना हुआ है और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, ऐसा कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे इसमें अर्थ शामिल है, अर्थ यानी कि प्लैनेट, ठीक है ना। इसमें अर्थ शामिल है, इसमें मून शामिल है यानी कि सैटेलाइट शामिल है, इसमें ह्यूमन शामिल है, इसमें गैलेक्सीज शामिल है, इसमें एटम शामिल है, इसमें एनिमल शामिल है। ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं। या तो उसमें मटेरियल है या उसमें एनर्जी है। मटेरियल वो जो कोई चीज बन रही है वो, ह्यूमन भी एक तरह का मटेरियल है, अगर हम उसको जला देते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये प्लास्टिक भी क्या है? मटेरियल है। तो या तो ये जो यूनिवर्स है या तो मटेरियल से बना है या किससे बना है? एनर्जी से। एनर्जी क्या? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट, है ना, नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा कभी ना तो बनाई जा सकती ना ही नष्ट की जा सकती है। मैं जो बोल रहा हूं ये ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो रही है। पेशीय ऊर्जा जो फिजिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट, ये जो लाइट जल रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है। आगे की बात करें तो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, ये डेफिनेशन एग्जाम में आएगा नहीं, बट ध्यान रखना गाइस, ये ब्रह्मांड जो है ना, हमारा जो यूनिवर्स है ये इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है और लगातार ये एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में गाइस बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं, बहुत सारे स्टार्स आते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं और बहुत सारे सैटेलाइट्स आते हैं। सैटेलाइट वो जो नेचुरल हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं जो हमने बना रखे हैं। 24,000 सैटेलाइट है इस समय अंतरिक्ष में, 24,000, ठीक है ना, जो अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं, जो मोबाइल के सिग्नल, जीपीएस के सिग्नल और पता नहीं टेलीविजन के सिग्नल्स वगैरह भेज रहे हैं।
ठीक है। अच्छा एक चीज और गाइस, गाइस ये जो अंतरिक्ष में, प्लीज बातें नहीं, अंतरिक्ष में जो दूरी होती है गाइस, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापते हैं, यानी कि ए और यू से मापते हैं, एयू कहते हैं इसको। और ये एक ही एयू में कितना डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ के आसपास का डिस्टेंस होता है। ठीक है, हालांकि गाइस अंतरिक्ष में जो दूरी होती है गाइस, उसको हम मापते हैं किससे, उसको मापते हैं लाइट ईयर से। किससे मापते हैं, अंतरिक्ष की दूरी को। देखो नॉर्मली हमारे बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो हम अर्थ पे ह्यूमन बींग के हिसाब से या तो मीटर में मापते हैं, या सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, माइल्स में, बस ये नॉर्मल जिंदगी है। अंतरिक्ष में जाओगे तो किलोमीटर में मापोगे तो मापते रह जाओगे, तो उसके लिए हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यानी प्रकाश जो होता है लाइट, 1 साल में जितना ट्रेवल कर ले। और आपको पता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट कुछ सेकंड, 19-20 सेकंड, लगभग 500 सेकंड के आसपास, उतना वो सन। अब सन का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से सन का इतने किलोमीटर है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने हो गए, 0, 8 हो गए ना, तो करोड़ और 15 करोड़ हो गया लगभग, ठीक है ना। तो इतना डिस्टेंस है, और वो लाइट जो है 100 कितने मिनट में ट्रेवल कर रही है, सिर्फ 8 मिनट में ट्रेवल कर रही है, सिर्फ 8 मिनट में। तो लाइट फास्ट है ना, साउंड से ज्यादा फास्ट है, ठीक है। इसको किलोमीटर मीटर, अगर मीटर में करोगे तो 3 एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मोटा मोटा ध्यान में रखना है। और मैंने कहा इसकी, और इसको नापने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, जो बात मैंने बताई वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट मैंने बताया इसकी, हम अंतरिक्ष में जो डिस्टेंस है उसको हम लाइट ईयर में भी मापते हैं। किसमें मापते हैं, तो लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻12, ये एक एयू से भी बड़ा है, ठीक है। और यानी कि देखो अंतरिक्ष में जो सबसे छोटा यूनिट है वो एयू है, ठीक है। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़। ये उससे बड़ा जो है गाइस वो क्या, हमारा वो लाइट ईयर है, क्या है। और उससे बड़ा होता है गाइस पारसेक। क्या होता है उससे बड़ा, एक पारसेक में गाइस 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, अंतरिक्ष में सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 15 करोड़, उससे बड़ी है, और उससे बड़ी है पारसेक। इसके अलावा गई जो समुद्रों के बीच की जो दूरी होती है उसको नॉक्टिकल्स माइल मापते हैं। याद करो जो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सेकंड क्लास में, कि 12 नॉक्टिकल माइल्स तक हमारे जो कानून है वो लगते हैं, 200 नॉक्टिकल माइल्स तक यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। अब गाइस आपको पता है, मैंने कहा ना ब्रह्मांड को लेकर के बहुत सारे थ्योरीज आए, बहुत सारे कंसेप्ट आए, ठीक है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो उसको लेकर के ना एविडेंस, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा हुआ ही होगा, हमारे पास बस थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, मतलब ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। और सिद्धांत बहुत सारे हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारे इंडिया के भी बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं, बाहर के भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और ये जो सिद्धांत है ना गाइस, इन लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग प्रिंसिपल दिए, ठीक है। और इसमें से जो सबसे लास्ट में चला वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो सिद्धांत आएगा इस, ध्यान से सुनना, सबसे पहला है स्टेडी स्टेट थ्योरी। प्लीज बातें नहीं करो। मैंने कहा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ब्रह्मांड का फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे हुआ है, एक बात हो गई। दूसरा बिग बैंग थ्योरी, किसी का कहना है, जॉर्ज लेमेत्रे का कहना था कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है उसकी वजह से हुआ, मतलब एक पॉइंट पे धमाका हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन होता चला गया। तीसरा है आपका पल्सेटिंग थ्योरी, दोलन थ्योरी, मतलब इनके बीच में वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है कुछ, ठीक है। दोलन का मतलब हिलना होता है, ठीक है। तो 3 अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन मैंने कहा सबसे ज्यादा जो मानी जाती है वो कौन सी होती है, आपकी बिग बैंग थ्योरी होती है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में बता ही रखा, दोलन के बारे में कैसे कैसे कर रहा है ये सब कुछ, ये एक्सप्लेनेशन है उसकी। ये जो पीछे आपने पढ़ा ना, पहला आपने पढ़ा साम्य व्यवस्था वाला, स्टेडी वाला, उसका लिखा हुआ है, दोलन वाला लिखा हुआ है, और बिग बैंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, कौन सा वाला, बिग बैंग वाला, ठीक है ना। हाँ जी, इसको मिलियन ही तो पढ़ेंगे, आई थिंक बिलियन पढ़ेंगे, तो मिलियन को क्या पढ़ेंगे हिंदी में, लाख। हाँ लाख पढ़, लाख से बड़ा अरब हो जाता है ना शायद, उसके बाद फिर आगे खरब से हो जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बिलियन हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्या, अगर आपका सुनो,
मैंने कहा कि आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में इकट्ठे हुए, उनमें कैसे डेंसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, इन सब चीजों की सिमिलरिटी थी, बहुत ज्यादा छोटे थे, ठीक है। इनमें क्या हो जाता है, इन्हीं से सेलेस्टियल बॉडीज का, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठे होते हैं ना, इन्हीं से सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण हुआ। कौन सी बॉडीज? जैसे प्लैनेट्स आप देखते हो, मेट्रॉइड्स आप देखते हो, है ना, और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स जो आप देखते हो नेचुरल, वो सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और गाइज ये 13.7 हुआ, देख लो आप लोग यहाँ पे देखो, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, सारी चीजें एक जगह पे आई, ठीक है। 1 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में धमाका होता है, 3 लाख साल के बाद एटम्स बनने चालू होते हैं, 1 अरब साल के बाद जो है, 1 बिलियन के बाद जो है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन में फॉर्मेशन होता है, हीलियम और हाइड्रोजन का। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, याद है? हमारे और आपके बीच में क्या है, छोटे छोटे एटम्स हैं। एटम्स जब टूटते हैं और एटम्स जब जुड़ते हैं तो उनमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। किस में ज्यादा होता है? जुड़ने में ज्यादा होता है, फ्यूजन में ज्यादा होता है, फिशन में कम होता है। एटम जब जुड़ते हैं उसमें ज्यादा होता है। एक होता है परमाणु बम और एक होता है हाइड्रोजन बम। कौन सा ज्यादा खतरनाक है? हाइड्रोजन बम। उसमें क्या होता है? जुड़ाव होता है, ठीक है ना। सन में क्या होता है? जुड़ाव होता है, फ्यूजन होता है, एडिशन होता है, ठीक है ना, वो चीजें। तो दुनिया में जितनी देखो एनर्जी जनरेशन की जितनी चीजें हैं उसमें जो ज्यादा पावरफुल है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ऐड हो रही है उसमें चीजें, ठीक है। तो उसी कारण से होते गए। और उसके बाद गए लगभग किसका फॉर्मेशन होता है? मनुष्यों का और बाकी चीजों का। मनुष्यों में भी सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो होता है किसका? मछली का। और मछली में भी गए सबसे पहले, अभी मैंने कल ही पढ़ा था इसके बारे में, क्लास में डिस्कस कर रहा था, एक मछली में भी जो सबसे पहला फॉर्मेशन होता है वो शार्क का माना जाता है। बट मैंने कहा था ना क्लास में कि शार्क का मांस खाने योग्य नहीं होता। कारण क्या होता है कि जितना एनिमल बड़ा होगा ना, जितना जानवर बड़ा होगा उसमें उतने ही ज्यादा इम्प्योरिटीज होंगी जो खाने लायक नहीं होंगी। तो शार्क का मांस नहीं खाया जाता है, मतलब अदर मछलियां जैसे नॉर्मली लोग खाते हैं वो खाते हैं, शार्क का मांस खाने लोगे नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं किसकी हम लोग? गैलेक्सी की। गैलेक्सी क्या होता है गाइस? ग्रुप ऑफ स्टार्स। मैंने कहा ना ये जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी हुआ गाइस, इसमें बहुत सारी गैलेक्सी बनी, बहुत सारी क्या बनी? तो मान के चलो गाइस ये यूनिवर्स है, क्या हमारा यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स में गाइस बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इस यूनिवर्स में क्या बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इस तरीके से मान लेते हैं आगे, ठीक है। अब समझना है इतनी सारी गैलेक्सीज में गाइस कितनी गैलेक्सीज हैं अप्रोक्सीमेटली? शायद कहीं पे मैंने लिखा होगा, कहीं पे नहीं लिखा, लिखा तो होगा, ये रहा 100 अरब आकाश गंगाएं गाइस, ठीक है। अरब मतलब वही बिलियन है ना, तो 100 बिलियन आकाश गंगाएं हैं, 100 बिलियन। और उस 100 बिलियन में कैसे एक है हमारे पास क्या? मिल्की वे। क्या है? जो हमारी वाली गैलेक्सी है। और उस मिल्की वे में गाइस का शेप कैसा है? ज्यादातर स्पाइरल। उस मिल्की वे के बीचों बीच में गाइस सन है। क्या बीचों बीच में? और उस सन के ऊपर 9 प्लैनेट्स हैं, और उस 9 प्लैनेट्स में एक है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और उसमें से एक है एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। उसमें से एक है जिसकी कैपिटल है, और उसका सबसे जो अग्रिम एरिया है युवाओं से भरा हुआ, वहां हम बैठे हुए हैं और इस बात की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। किसी अच्छा हम कितना जान पाए हैं? हम मार्स पे चले जा रहे हैं, सिर्फ मार्स पे तो खुश हो रहे हैं, सिर्फ जुपिटर पे जा रहे हैं तो खुश हो जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बचा हुआ है जो हमने एक्सप्लोर कब तक करेंगे पता नहीं, कर भी पाएंगे कि नहीं पता, ये भी पता नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि कहीं ना कहीं जैसे अर्थ जैसे इन्वायरमेंट हुए, हो सकता है कहीं और भी ऐसे इन्वायरमेंट रहा हो। बात समझ में आ रही है आपको? ये तो वही बताएंगे जब मिलेगा, कभी देखेंगे फिर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट की बात करते हैं, प्लीज बातें नहीं करो, आगे देखो। तो मैंने कहा गाइस ये जो आकाश गंगा है, समझ में आया ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने बना रखा है, ये सारी की सारी क्या है? आकाश गंगा गैलेक्सीज हैं। कितनी गैलेक्सीज है? 100 बिलियन। और उसमें से एक हमारी गैलेक्सी कौन सी? अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो मिल्की वे है हमारी गैलेक्सी, उसकी सबसे ऐसी बहुत सारी ऐप, मैं पहले जब प्रोजेक्टर से पढ़ाता था ना, तो मैंने प्रॉपर एक ऐप डाउनलोड कर रखा था प्ले स्टोर से, जिसमें जिस गैलेक्सी को चाहिए सब कुछ दिखाता था वो प्रॉपर तरीके से, और मैं प्रोजेक्शन से वो दिखा देता था बच्चों को। जिस गैलेक्सी को टच करना है, जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कोई तारा देखना है, उसको वो उसमें दिखाएगा, क्लिक कर दोगे तो वो अर्थ से डिस्टेंस दिखाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मैंने कहा कि
ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने कहा ये जो गैलेक्सीज है guys, इसमें तारे हैं, स्टार्स हैं, और क्या इसमें क्लाउड है, डस्ट है, और क्या है, गैसेस हैं, ठीक है ना। अच्छा गाइस, ये जो गैलेक्सी होती है, ये जो गैलेक्सी बनी, इस गैलेक्सी में सन, मैंने आपको बताया स्टार हो गया, और सन जैसे बहुत सारे स्टार हैं, अभी पढ़ेंगे आपको, ठीक है। और उसी सन के आसपास मैंने बताया ना 9 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है। उसी 8 प्लैनेट में स्टार्टिंग के 4 जो वो इनर प्लैनेट है, आंतरिक ग्रह, और बाद वाले क्या है, उनके बीच में बहुत सारे मेट्रॉइड्स वगैरह हैं, उल्का पिंड। तो ये भी गैलेक्सी का ही क्या है, पार्ट है। तो ध्यान रखना, आकाश गंगा में गाइस असंख्य यानी कि अनलिमिटेड स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, क्या है, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, द्वार प्लैनेट्स यानी कि क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे प्लैनेट्स भी हैं इसमें, ठीक है, और भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सेलेस्टियल बॉडी मतलब कि जैसे कि क्या, जैसे मेट्रॉइड्स हो गया, है ना, या और भी बहुत सारी चीजें। बादल तो हमारे इन्वायरमेंट तक ही है, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? नहीं नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों स्टार हैं, लाखों करोड़ों स्टार हैं, उसमें से एक हमारा क्या है, सन है, ठीक है, और उसके सहारे हम जिंदा हैं, क्योंकि सन नहीं रहेगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो चीज है। और हमारे, अब देखो जैसे आप पढ़ोगे ना, अभी हम पढ़ेंगे स्टार के, सन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो अभी पहले पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद आगे आएगा तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैंने कहा गई जो हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे है, ठीक है ना। और ये आकाश गंगा का पार्ट है, यानी कि जो यूनिवर्स है उसका एक पार्ट है, ठीक है ना भाई। ये जो बना हुआ है, ये हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे यूनिवर्स का ही क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा गाइस, आकाश गंगा की सबसे नजदीकी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी, एंड्रोमेडा है। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी गैलेक्सी है उसकी सबसे नियर बाई गैलेक्सी कौन सी है, मंदाकिनी या एंड्रोमेडा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। आकाश गंगा का जो समूह होता है ना, ये जो बताया मैंने, इसको क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आकाश गंगा मतलब कि एक तरह से कह लो गैलेक्सी टाइप का, वही तारों का समूह, ठीक है ना। देखो ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, पढ़ रहा हूँ एक मिनट, ये इस तरीके का कुछ, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी देखो ये गैलेक्सी है, दिख रहा है आपको, इस गैलेक्सी मान के चलो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी पड़ी हुई है यहाँ पर आसमान में। हो सकता है इनका कोई शेप भी हो सकता है उनका कोई बनाने का स्ट्रक्चर भी हो। मैंने कहा ना, जिनको ज्ञात नहीं है वो कह देते हैं जाहिलों की तरह कि सब्जी खरीदने में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। जिनको मैथ्स आती है ना, वो अपनी पेंटिंग भी मैथ्स के बेसिस पे करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो कमल का फूल के जो पंखुड़ियां, वो भी मैथ्स के एक एक एंगल पे बेस्ड हैं। तो मैंने कहा ना, ये ज्ञात होने की बात है, जिसको नहीं पता वो बोलेगा ही। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। अगर फिलोसफी कोई पढ़ेगा तो वो मैथ्स को गलत बोलेगा ही, ठीक है ना। लेकिन जो मैथ्स, अभी मैंने एक यूट्यूब पे एक पेंटर को देखा मैंने, वो पेंटिंग्स बना रहा है मैथ्स की कैलकुलेशन पे, और पेंटिंग इतनी सॉलिड बना रहा है, मतलब पानी का ड्रॉप गिर रहा है, कुछ पेन गिर रहा है, वो सारी चीजें एंगल में कैलकुलेट करके बना रहा है, सोचो। मैंने कहा ना, हमारा अभी इतना हुआ ही नहीं है कि हम समझे इस बात को, इसलिए हम ये कह के निकल जाते हैं, हाँ है ना, नाच ना जावे आंगन टेढ़ा वाली बात है कि मैथ का यूज क्या हमारी लाइफ में, सब्जी खरीदने में तो कोई यूज नहीं है, ठीक है। एक बार पॉइंट देख लो आप लोग, क्या कह रहे थे वो वाला पॉइंट बताने का, ये वाला था, नहीं ये वाला कह रहे हो। जो हमारी आकाश गंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसकी सबसे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है, ठीक है, उसको मंदाकिनी या एंड्रोमेडा कहते हैं। मतलब नियरेस्ट गैलेक्सी को देवयानी कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं, ऐसे कह लो आप लोग, ठीक है। मंदाकिनी को गैलेक्सी कहते हैं एक तरह से, ठीक है। इसको गैलेक्सी कह लो आप लोग। जो नियरेस्ट गैलेक्सी उसका नाम क्या है, देवयानी। देवयानी का इंग्लिश में क्या नाम है, एंड्रोमेडा है नाम है। यहाँ पे कुछ क्या, हाँ गैलेक्सी का ही नाम है, गैलेक्सी को ही हिंदी में ना, गैलेक्सी को ही हिंदी में हम लोग आकाश गंगा कह रहे हैं, ठीक है ना। आकाश गंगा कह रहे हैं, उसी को और शुद्ध हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी में मल्टीपल नाम होते हैं, इंग्लिश में तो एक ही नाम चल रहा होता है। और मैंने कहा गाइस, ये जो गैलेक्सीज होती हैं, आकाश गंगाएं होती हैं, ठीक है ना, इनका शेप कैसा होता है, 3 तरह का शेप होता है इनका। या तो ये इलिप्टिकल होती हैं इस तरीके का, या ये स्पाइरल होती हैं इस तरीके का, या ये इर्रेगुलर होती हैं जिनमें कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस।
सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरल की। मैंने बताया ना 80% से ज्यादा कैसी है यहाँ पे स्पाइरल है, ठीक है। और 80% से ज्यादा स्पाइरल है ना, आप देखो इनके सेंटर में ज्यादा लाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे सन है ऑलरेडी, और ये सारे के सारे वहीं जा रहे हैं क्योंकि ये ग्रेविटी में फंसे पड़े हैं, वहीं जाके रुकेंगे वो लोग, समझ रहे हो। सन भी वहीं जा रहा है, हम लोग भी डायरेक्टली वहीं जा रहे हैं, लेकिन सन ने भी अपना आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और आई थिंक शायद आप लोग लूसेंट वगैरह देख लेना, शायद सन पढ़ेंगे तो बता दूंगा, लगभग 5 मिलियन ईयर्स या कभी कुछ ऐसा बचा हुआ है अभी 5, उसके बाद ये डेड, हम खत्म, नथिंग इज परमानेंट। नहीं वो उसमें ना देखो, इसको लेकर ना बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेकर ना बहुत सारी चीजें, अब इस पे नहीं कह सकते, ठीक है ना। वहाँ के मास में हमारे मास में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझो आप लोग कि 3 तरह की शेप होती है, एक होती है स्पाइरल, एक होती है इलिप्टिकल और एक होती है इरेगुलर। स्पाइरल में सेंटर में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे सन भी क्या है एक स्टार है, उससे बहुत सारे स्टार हैं। और मैंने कहा ना आसमान में जितने तारे आपको नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि उनके अपने खुद के भी प्लैनेट्स, हो सकता है उन प्लैनेट्स के खुद के सैटेलाइट्स, और वो सैटेलाइट उनके चक्कर लगा रहे हैं, उनके जगह जरूर थोड़ी कि केवल यहीं पे है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, अंडाकार या इलिप्टिकल ओवल शेप का जो होता है ये 17% है, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट है। और तीसरा आपका इरेगुलर, ये बहुत ही कम होते हैं गाइस, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे ध्यान रखना गाइस। अब बात करते हैं गाइस, एक वर्ड आता है नेबुला का, क्या नाम आता है गाइस? गाइस जितने भी ये तरह की सिचुएशन होती है गाइस, एक तरह की सेलेस्टियल बॉडी है, ये आकाशीय पिंड है आसमान में जो नजर आती है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, गैसेस से होता है और डस्ट पार्टिकल से होता है गाइस। जितने तारे होते हैं ना स्टार्स, उनका फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, नेबुला में होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स कहाँ पे होता है आपका, ठीक है ना। स्टार की अपनी लाइफ होती है, ठीक है। भाई ध्यान से सुनना, हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, उसमें एक नेबुला है जिसका नाम है ओरियन नेबुला, ठीक है। ये सबसे ज्यादा चमकीला है, सबसे ज्यादा क्या है, चमक है इसके अंदर, लाइट सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारी गैलेक्सी के अलावा, नहीं ये हम श्योर नहीं है, हम तो मार्स पे श्योर नहीं है अभी, ठीक है ना। मतलब ना गैलेक्सी तो दूर की बात है, अभी तो हम अपने 9 के 9 प्लैनेट्स पे कंफर्म नहीं कर पाए हैं। हार्डली एक दो हमने मिशन भेजे हुए हैं, एक दो इसरो ने भेजे हुए हैं, एक दो नासा ने भेजे हुए हैं, एक दो यूरोपियन कंट्रीज ने भेजे हुए हैं, समझ रहे हो इस चीज को। तो अभी हम अपने ही प्लैनेट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि वहां पे वाटर है कि नहीं है, लाइफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो हम बाकी जगह का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा पोटेंशियल इतना है ही नहीं कि हम वहां तक पहुंच सके, ठीक है। वैसे हम लोग मिशन अलग अलग प्लैनेट्स पे भेज चुके हैं, हम सन के ऊपर भी मिशन भेज चुका है, नासा सन के ऊपर भी भेज चुका है, हम का मतलब मैं अमेरिका भी कंसिडर कर रहा हूँ, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। तो नासा के ऊपर भी हम सन के ऊपर भी भेज चुके हैं, वो फेल हो चुका है। मरकरी पे भेज चुका है, वीनस पे भेज चुका है, अर्थ पे रहते ही है, हाँ बाकी जगह पे भेज के चेक कर रहे हैं, लेकिन इससे बाहर अभी आउट नहीं हुए हम लोग अभी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्या कर आपका, अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना गाइस कि एनर्जी जनरेशन कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से, या तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन से हो रहा हो, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन से हो रहा हो, या तो परमाणु, देखो अगर परमाणु आपस में टूट रहे हैं, ठीक है, या तो परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ज्यादा एनर्जी किस में जनरेट होती है, जुड़ने में जनरेट होती है। तो ध्यान रखना आप लोग, तारों की जो ऊर्जा होती है ना, इंक्लूडिंग सूर्य और हाइड्रोजन बम, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और जो आपका परमाणु बम होता है यानी एटम बम, परमाणु बम किस पे गिरा था जापान पे 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा, और तो उसका जो डिस्ट्रक्शन आज तक हम डिस्कस करते हैं वो एटम बम है, और उसका 1000 गुना खतरनाक है, क्या 1000 गुना, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सब फ्यूजन होता है, ठीक है। आगे तारों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा गाइज, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिनकी देखो इस पूरे यूनिवर्स में गाइज एक स्टार ही है जिनकी खुद की एनर्जी है, ठीक है, जो अपनी एनर्जी से लाइट देते हैं, ठीक है, किसी से लाइट रेंट पे नहीं लेते हैं। जितने भी ध्यान से सुनना, मान के चलो मैं एक सन हूं, मैं क्या हूं, और ये प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, ये जो बैठे हुए 1 2 3 4, अब इनके 2 काम है, ये खड़े खड़े अपने एक्सेस पे घूमेंगे, ठीक है ना, इसको रोटेशन कहते हैं,
और ये घूमते घूमते मेरे चारों ओर घूमेंगे, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक चीज और, ये जो अपने एक्सेस पे घूमेंगे इससे दिन रात होगा। अगर ये मेरे चारों ओर घूमेंगे तो इनका 1 साल होगा, ठीक है ना। और ये अपने एक्सेस पे अगर किसी एंगल पे झुके हुए हैं, जैसे मान के चलो अर्थ जो है, पीयूष को अर्थ मान लेते हैं, 3rd नंबर पे तो अर्थ ही है, तो पीयूष को अर्थ मान लेते हैं, तो वो 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, ऐसे खड़ा होता है शायद, ठीक है। और 23.5 डिग्री इसके एक्सेस पे डिक्लाइन होने की वजह से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। 3 बातें, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सेस पे झुकी हुई है, जैसे बाकी ग्रह भी झुके हुए हैं। क्लियर आपको, ये अपने एक्सेस पे रोटेट हो रहे हैं, इससे इनके क्या हो रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं। और ये मेरा जो रिवोल्यूशन लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इससे इनका क्या हो रहा है, 1 ईयर हो रहा है। लेकिन गाइस एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने रेस देखा है कभी, जो प्रॉपर रेस होती है सर्कल में होती है ना, ठीक है, तो सर्कल में जो सबसे पहले खड़ा होता है ना, सबसे पहले जो खड़ा होता है उसको, जो 2nd नंबर पर खड़ा होता है उसको आगे खड़ा करते हैं, अगर नहीं देखे तो देखना, और उससे आगे जो खड़ा था उसको और आगे खड़ा करते हैं। इसका कारण क्या है, तीनों को बराबर क्यों नहीं खड़ा किया, क्योंकि जो अंदर वाला भाग है उसका सर्कल क्या है, अगर वो तीनों को इक्वल खड़ा करो तो जल्दी ये जीतेगा ही, क्योंकि उसका ट्रैक छोटा है, इसका ट्रैक बड़ा है। समझ पा रहे हो आप लोग, ये चीज है। अब प्लैनेट्स की ना अपने अपने डेफिनेशन भी होती है। प्लैनेट्स वो होते हैं गाइस जो दूसरों का पाथ नहीं काटते हैं। ये जब घूमेंगे ना मेरे चारों ओर तो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। प्लूटो ने बदतमीजी कर दी, प्लूटो ने पाथ काट दिया नेपच्यून का, इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि इसकी हरकतें प्लैनेट जैसी, इसलिए हमने उसको प्लैनेट की कैटेगरी से क्या कर दिया, इन 2006 हमने इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। इसलिए मैं लिख रहा था 9 प्लैनेट्स लेकिन बोल रहा था 8 प्लैनेट्स, आप लोग भी 8 ही बोल रहे थे, है ना। कि कितने प्लैनेट्स हमारे टोटल, तो प्लूटो को कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था, ठीक, नहीं गायब नहीं हो गया, वो इतनी दूर है कि वो बेचारा सन के चक्कर लगाता है, सन को भी नहीं पता लाइट जा रहा है नहीं जा रहा है, वो बैठा हमारा प्लूटो प्रशांत, ठीक है ना। तो मैंने कहा स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट है कौन, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनर प्लैनेट है, इनके पास डायरेक्ट लाइट जा रही है। लेकिन गाइस ये जो मरकरी जो सन के सबसे ज्यादा पास है, इसका टेम्परेचर कम है और वीनस का ज्यादा है। कारण क्या है, गैसेस की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। टेम्परेचर किसका ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है ना। सन के सेंटर का टेम्परेचर जो होता है ना, जो अंदर कोर होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस है, और जो सन का सरफेस है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इतना ही सेल्सियस, इतना ही टेम्परेचर डायमंड को पिघलने के लिए चाहिए लगभग, यानी 3, 4, 5, 6 हजार के आसपास। और इससे थोड़ा सा कम होता है टंगस्टन का, वो जो फिलामेंट होता है जो बल्ब में होता है ना 100 वाट के, पतली सी स्प्रिंग सी होती है, टंगस्टन होता है वो। और टंगस्टन का टेम्परेचर लगभग 1.5 से 2 हजार के आसपास होता है, यानी 1.5 से 2 हजार डिग्री सेल्सियस तक वो आराम से झेल सकता है। ठीक है, आगे की बात करें, सारी चीजें भी आएंगी, डोंट वरी। तो मैंने कहा गाइस स्टार के फॉर्मेशन की बात करते हैं गाइस, तो मैंने कहा स्टार कैसा है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, खुद की एनर्जी होती है इसकी। अच्छा एक चीज और, ये मैं सन हूं, ये क्या है, प्लैनेट्स हैं, ये रोटेट भी कर रहे हैं और रिवोल्यूशन भी कर रहे हैं। रोटेशन और परिक्रमण और परिभ्रमण, शायद हिंदी में भी देख लें, परिक्रमण और परिभ्रमण बोलता है शायद। अच्छा गाइस इनके अपने खुद के भी क्या है, सैटेलाइट्स हैं। मान के चलो इनका सैटेलाइट, जैसे वो पीयूष बैठा ना, पीयूष के बगल में उसका सैटेलाइट मून बैठा हुआ है, मून उसके चक्कर लगा रहा है। पीयूष किसके चक्कर लगा रहा है, सूर्य के, ठीक है ना, वो चीजें। तो मैंने कहा ये जो स्टार्स हैं इनकी खुद की एनर्जी होती है, स्टार्स की खुद की एनर्जी होती है गाइस, और हम एनर्जी देते हैं किसको, प्लैनेट्स को। और वो जो मून चमक रहा है वो मेरे रिफ्लेक्शन, मैं बचपन में पढ़ता था ना कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर, मैं सोचता हूँ खींच लेता होगा, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश का मतलब, जैसे मान के चलो यहाँ पे मिरर लगा है, मैं उसमें लाइट मारूंगा तो रिफ्लेक्ट करेगा कहीं पे, या आप एक मिरर लेके छत पे चले जाओ और उसका सन का जो रिफ्लेक्शन आएगा, इससे उससे किसी दूसरे कमरे मारो छत पे, ये हरकतें करो जो तुमने कभी की हुई होंगी शायद, ठीक है ना। सामने वाला यूं धमकाएगा फिर हटा देना। तो वो जो मिरर है वो एक तरह का क्या है, सैटेलाइट का काम कर रहा है, जिसकी खुद की एनर्जी नहीं है, सन से एनर्जी लेके काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वो जो रात में हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली इस पे लाइट आ रही है, किसकी, सन की लाइट आ रही है। अब लाइट का जो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन है वो कलर के ऊपर है, ब्लैक कलर लाइट को क्या कर लेता है,
एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर लाइट कलर है तो वो, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी आता है लाइट का चैप्टर है गाइज, कि हमें को सवाल ये आता है कि बताओ हमें ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, हरा क्यों दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकियों को ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसका रीजन है। कुछ कहेंगे सर ग्रीन है इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है, बात खत्म हो गई। नहीं, हमें कोई चीज इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उसको छोड़कर बाकी कलर को वो क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कई कहेंगे सर क्या बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हो, बस काला है इसलिए काला दिखाई दे रहा वाली बात है। ठीक है, नहीं मून भी रोटेट कर रहा है अपनी जगह पे, लेकिन आपको पता है ये पीयूष जो है अर्थ है और वो मून है, और इन दोनों की रोटेशन स्पीड सेम है, इसलिए जब भी देखेंगे एक दूसरे का फेस देखेंगे। मान के चलो ये जिस स्पेस से घूम रहे, जितनी स्पीड से घूम रहे हैं, और ये भी जितनी स्पीड से घूम रहा है, ये हर बार आमने सामने रहेंगे एक दूसरे के। मून और अर्थ का रोटेशन जो पीरियड है वो सेम होता है। हम मून, अच्छा मून में हमेशा दाग नजर आता है, सेम सिचुएशन नजर आती है, क्योंकि हम मून का हर बार जीवन भर सदियों से एक ही हिस्सा देख रहे हैं। शायद वो दाग रहित भी होता अगर हम उसका दूसरा हिस्सा देख पाते तो। सब आप लोग तो मून का जो एक ही जैसा इमेज देखते उसका कारण क्या है, क्योंकि हम एक ही जैसा इमेज देख ही पा रहे हैं, उसका दूसरा इमेज देख ही नहीं पा रहे हैं। और हम यहाँ से जो मून का देखते हैं, वो मून पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको, हम यहाँ से मून का लगभग 57% अराउंड देख पाते हैं एक बार में सामने का। हाफ हिस्सा ही दिखता है, हाफ नहीं दिखता। जो हाफ नहीं दिखता उसको कहते हैं सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी, शांति सागर कहते हैं। हाँ? मून रोटेट करता है ना, अरे क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है ना, और दोनों सेम स्पीड में कर रहे हैं ना। ये रोटेट होके आया इधर, मैं रोटेट, मैं कहा अबे तू फिर से वही, किसी पॉइंट पे नहीं दिखता। जब हम दोनों की रोटेशन स्पीड सेम है तो हर बार तो शकल ही देखेंगे। आ जाओ चलो नेक्स्ट की बात करें। ये मून पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। वैसे किसी को वजन कम करना तो मून पे जा सकता है, 1/6 हो जाता है मास वहां पे। ठीक है, 60 किलो का बंदा सीधे 10 किलो का। ठीक है, लेकिन फिर वहीं पे रहना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट की बात करें, सुनो मेरी बात। हम पढ़ रहे किसके बारे में, स्टार्स के बारे में। स्टार्स की खुद की एनर्जी होती है, खुद का हीट होता है, खुद की लाइट होती है। ठीक है, और गाइज ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों में से हो रहे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका फॉर्मेशन कैसे होता है गाइज, जो हमारे गैलेक्सी में, जो यूनिवर्स में जो गैसेस है ना, उन्हीं के कारण और ग्रेविटेशन के कारण से, गैसेस के कारण और ग्रेविटेशन के कारण इनका फॉर्मेशन होता है। इसमें गाइज एनर्जी किससे मिलती है इनको, न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है, और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं गाइज। इनको बनने में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख साल लग जाते हैं। तो जो देखा था ना पीछे हमने वो वाला। ठीक है, तो इनके फॉर्मेशन में गाइज हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन का ज्यादा है, हीलियम का कम है, बाकी चीजें भी 2% होती हैं। ठीक है, जित सभी ग्रह और उपग्रह जो चमकते हैं ना, आपको पता है अब अर्थ तो हमें चमकती हुई नजर आएगी नहीं क्योंकि हम तो उस पर रहते ही हैं, लेकिन हमें अभी जब हम प्लैनेट पढ़ाऊंगा आपको तो मैं कहूंगा आपको शुक्र जो ग्रह है, यानी कि मरकरी के बाद वीनस जो ग्रह है सेकंड नंबर वाला, इसको सांझ का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि वो शाम को और सुबह चमकता हुआ नजर आता है। किसके कारण से चमक रहा है वो, सन के लाइट की वजह से। सन की लाइट पड़ती है उस पर, उसकी वजह से सन कभी भी सनसेट नहीं होता, वो हमेशा उग रहा है, इनकी रोटेशन चेंज हो जा रही है। आगे की बात करें, अच्छा 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, सीरियसली ले लो भाई। हाँ ले लेते हैं यार, प्लीज ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं।